हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते अपनी डिस्कशन को। अब कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने को हमारे लिए रह गई हैं। एक कॉन्सेप्ट और है जो हमें डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉर्नल एनालिसिस के बारे में अच्छे से डिस्कशन कर ली थी। रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड का ये जो पूरा का पूरा ये जो बॉक्स है, इसके बारे में हम शुरू में ही जब हमने टॉपिक स्टार्ट करा था साइंटिफिक टेक्निक्स इन आर्कियोलॉजी, तो जब हम इस कार्बन 14 या फिर जिसको हम रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड कहते हैं, जब हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे अपनी, तो मैंने आपको इस बॉक्स के बारे में सब कुछ बता दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक एनालिसिस हमें यहाँ पर दे रखी है कि अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर लोग प्राचीन इतिहास से ही रहना क्यों पसंद करते हैं और उनके लिए उनकी वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस फेवरेट जगह क्यों बन जाती हैं रहने के लिए। ठीक है, हम इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। देखो क्या है दोस्तों, अक्सर आपके दिमाग में ये आता होगा, जैसे अगर हम यहाँ पर इंडिया के मैप को बनाएं, ठीक है। अब आप जानते हो कि इंडिया में अलग अलग जगह पर लोग रहना पसंद करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो बर्फीले पहाड़ी इलाके में रहना पसंद करते हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, ठीक है, कुल्लू मनाली, रोहतांग, शिमला, यहाँ पर वो बसे हुए हैं। अब आप जब जाते होगे, आपको बहुत बार देखने को लगता होगा कि यहाँ पर क्या ज़िंदगी है इनकी, कितनी ठंड पड़ रही है, दूर दूर तक एक चाय की टफरी है, पता नहीं कैसे ये लोग गुजारा कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, जीने के अच्छे साधन अवेलेबल नहीं है, कमाई इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों यहाँ पर रह रहे हैं लोग। ज़्यादातर जो लोग किसी भी कंट्री के अंदर रहते हैं वो प्लेन रीजन्स के अंदर रहते हैं, जहाँ पर खेती बाड़ी होती है, ठीक है, जो प्लेन्स होते हैं वो वहाँ रहते हैं। प्लेन्स की डेंसिटी, हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं इस चीज़ को कि प्लेन रीजन्स की जो डेंसिटी होती है वो दुनिया में सबसे हाईएस्ट होती है। दुनिया की कोई भी कंट्री, कोई भी कॉन्टिनेंट आप देख लो, प्लेन्स रीजन में जो लोग रहते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, वो सबसे ज़्यादा तादाद के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको कोस्टल एरियाज़ के इर्द गिर्द भी देखने को मिलते हैं, कि जहाँ पर जैसे आप इंडिया की बात करो, ये अगर पेनिनसुलर इंडिया है तो उसके तीनों तरफ ये जो वी शेप है, हमारा डेक्कन प्लेट्यू, पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ पर पानी है, इसके इर्द गिर्द भी लोग रहते हैं, ठीक है। एंड बेसिकली ये जो हमारा पर्टिकुलर एरिया है, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स का इलाका, यहाँ पर आपको कोस्टल कम्युनिटीज़ देखने को मिलती हैं और कुछ फॉरेस्ट ड्वेलर्स भी होते हैं जो कि हमारे देश के इंटरनल पार्ट्स में या फिर ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स के पास ये जो जंगल वगैरह के इलाके ये जो बने हुए हैं सेंट्रल इंडिया के अंदर, ईस्टर्न इंडिया के अंदर, सदर्न इंडिया के अंदर, वो लोग यहाँ पर भी रहना पसंद करते हैं। अब अगर बहुत सारी जगह पर जो मुश्किलें हैं, जैसे कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं, शुरू से ही कोस्टल रीजन जो होते हैं, अगर हम ज्योग्राफी के टर्म्स में बात करें तो दे आर वेरी वॉलेटाइल रीजन्स टू लिव इन। वहाँ पर आप जीवन स्मूथली अपना इंश्योर नहीं कर सकते हो कि वो स्मूथ फ्लो से चलेगा। वॉलेटाइल मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स विच पीपल फेस एवरी ईयर, लाइक फ्लड्स आते हैं वहाँ पर, ठीक है। और फ्लड्स आने के साथ साथ जब किसी एक जगह पर पानी भर जाता है तो वहाँ पर बड़ी सारी जो डिसीज़ हैं वो उसके साथ उत्पन्न होते हैं। लोग जो हैं वो अपनी जो लाइफ है उसको भी खो देते हैं, ठीक है। सम पीपल नीड टू माइग्रेट ऑल्सो, अगर वो एरिया डूबने लग जा रहा है तो, इसलिए वो वॉलेटाइल है। अब वॉलेटाइल रीजन तो ये बर्फीले इलाके भी हैं और ये कोस्टल कम्युनिटीज़ के आसपास जो लोग रह रहे हैं ये भी हैं। ये हम सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारे देशों में होता है, आप रिलेट कर सकते होगे इतनी एक्सप्लेनेशन से, काफ़ी अच्छे से आप समझ पा रहे होगे मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। अब हमें उनको ऑब्जर्व करके लोगों को ऐसा लगता है कि ये बेफालतू में यहाँ पर क्यों रह रहे हैं, इनको हर साल क्या पसंद आता है कि इनके घर भीग जाएं, फिर ये सरकार से भीख मांगे, घर बनाकर दे दो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लोगों की जान चली जाती है, तो ये क्यों मर मर कर यहाँ पर रह रहे हैं। उसके पीछे इतिहासकार हमें जो रीज़न बताते हैं वो बताते हैं लोगों का जो लगाव है
वो एक पर्टिकुलर जगह से काफ़ी ज़्यादा लंबे समय के लिए जुड़कर रहता है। और ये ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर जो लोग हैं वो एक जगह पर रह रहे हैं, उनका जो लगाव है वो अभी अभी डेवलप हुआ है। ये लगाव जो एक पर्टिकुलर एरिया से लोगों का होता है, ये जनरेशन्स बाय जनरेशन्स एग्जिस्ट करता है। उनके परिवार, उनकी जो पुश्ते हैं, उनके जो एंसेस्टर्स हैं, वो उस जगह पर उनके एंसेस्टर्स उस प्लेस को ऑक्यूपाई करके बरसों से रह रहे हैं। और आगे जैसे जैसे लोगों का वंश बढ़ता रहता है तो वो उसी जगह से अपना लगाव रखते हुए वहीं पर रहना पसंद करते हैं, फिर चाहे वो कितने भी वॉलेटाइल एनवायरमेंटल जोग्राफिकल इलाके क्यों ना हो। इस चीज़ को हम अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, और हमें भली भांति इन सब चीज़ों के बारे में पता भी है। तो इसी के साथ अब हम इस पैसेज को, इस पैराग्राफ को शुरू करते हैं, जहाँ पर हमें एक नई प्रकार की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। राइटर हमें यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट्स होते हैं, अब यहाँ पर एनवायरनमेंट्स को बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि पर्टिकुलर एक जगह की जो भी जोग्राफिकल लोकेशंस होती हैं, वहाँ पर इंसान अपने जीवन व्यापन के लिए बड़ी अलग अलग प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं। रोटी तो यार सबको देनी है अपने पेट को, तो इंसान कुछ ना कुछ तो वहाँ पर करेगा। और हर एक जोग्राफिकल लोकेशन के साथ आपकी जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो आपके मन मुताबिक नहीं होती है, वो उस जोग्राफिकल लोकेशन में जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, मार्क माय वर्ड्स, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके अनुसार होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये सोचो कि आप जम्मू एंड कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों के अंदर चावल उगा लोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, वहाँ वो उग नहीं पाएगा। एक तो पहाड़ी इलाका है, ठीक है, हिल्स पर इस प्रकार की जो पैडी की जो प्लांटेशन है वो हो नहीं सकती है। पैडी के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, लेकिन पैडी की जो पूरे का पूरा क्रॉपिंग सिस्टम है वो ये नहीं कहता है कि वो बर्फ़ से आप उसको ढक दो। जहाँ पर -डिग्री का टेम्परेचर है, फसल जो है वो इतनी टाइट हो जाएगी कि किसी के ऊपर खिंचाकर अगर उसको मारोगे तो उसकी खोपड़ी फट जाएगी। तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। और अगर आप ये सोचो कि यहाँ पर हम कोस्टल एरियाज़ के इर्द गिर्द यहाँ पर हम ड्राई क्रॉप्स जो हैं वो उगा लें, जिसके लिए पानी बहुत कम चाहिए पड़ता है, ड्राई क्रॉप्स को उगा लें, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये सोचो कि आप किसी एक ऐसी जगह पर जहाँ पर ब्लैक सॉइल अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या फिर बारिश बहुत ज़्यादा होती रहती है जैसे मॉस सिंड्रोम, ठीक है, वहाँ पर आप कॉटन की खेती कर लोगे तो वो चीज़ फेल हो जाएगी। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इंसान अपने मन मुताबिक अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को नहीं चला पाते हैं। उनको ध्यान रखना पड़ता है कि वो कौन से एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर रह रहे हैं, कौन सी जोग्राफिकल कंडीशंस के वो पार्ट हैं, और उसी के हिसाब से जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उस जगह पर, उसी के हिसाब से उनको खेती बाड़ी करनी पड़ती है, क्रॉप्स उगानी पड़ती हैं, और वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं अपने जीवन व्यापन को चलाने के लिए, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ह्यूमन एक्सपीरियंस का। और ह्यूमन एक्सपीरियंस ये डेवलप कैसे होता है एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के साथ, जिसके लिए मैंने आपको ये वर्ड बताया, एक लोगों का लगाव जो होता है वो बहुत मैटर करता है। ऐसा हिस्टोरियंस हमें बताते हैं कि अटैचमेंट्स जो होती हैं, जो कि एक पर्टिकुलर जगह से जुड़ी होती हैं, इट हैज़ रूट्स इन वंस एंसेस्ट्री। वो आपके पूर्वजों की निशानी होती है कि आप एक पर्टिकुलर जगह पर जो रहते हो, आप गर्व से कह पाते हो कि हम यहाँ रहते हैं, या फिर आपको वही जगह अच्छी लगती है चाहे आप दुनिया में कहीं भी रहे हो, उसके पीछे आपके जो पूर्वज हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब ये जो रिलेशनशिप होता है एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन का और इन्वायरमेंट का आप कह लो, और लोगों के बीच में, ये रिलेशनशिप जो होता है वो काफ़ी यूनिक होता है। क्योंकि हमने इतनी सारी चीज़ें इसके बारे में डिस्कस कर ली कि जो भी इंसान एक पर्टिकुलर एनवायरमेंटल लैंडस्केप के अंदर, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर जो रहते हैं, वो अपने इन्वायरमेंट से टाइम टू टाइम इंटरेक्ट करते हैं, और इन्वायरमेंट उनके साथ इंटरेक्ट करता है। इन्वायरमेंट उनको कुछ चीज़ें प्रदान करता है, उसी की बेसिस पर वो अपने जो पेट हैं वो भरते हैं, अपनी भूख को मिटाते हैं, और उस जोग्राफिकल लोकेशन में जो भी सब्सिस्टेंस के लिए, जीवन व्यापन को चलाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं, जिस भी चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ हैं, इंसान को उसी के अनुसार वो काम करना पड़ता है, काम धंधा करना पड़ता है। ह्यूमंस के जो इंट्रैक्शन है अपने इन्वायरमेंट के साथ, अपनी जोग्राफिकल लोकेशंस के साथ,
उनका सिर्फ लेना देना इस बात से नहीं होता, ठीक है, कि वो अपने जीवन को कैसे चलाएंगे, ठीक है, या फिर वहाँ पर कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंसान कर सकते हैं, किस किस चीज़ की कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ वहाँ पर पॉसिबल हैं, किस किस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ हैं क्रॉप्स वगैरह को उगाने की। आपका इन्वायरमेंट, ये पैसेज हमें ये समझा रहा है, राइटर हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपका इन्वायरमेंट इस सब्सिस्टेंस एक्टिविटीज़ या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बियॉन्ड आप पर एक इम्पैक्ट पैदा करता है। फॉर एग्जांपल, जो भी एक कम्युनिटी, ठीक है, एक सोसाइटी के लोग एक एनवायरमेंटल, एक जोग्राफिकल कंडीशन के अंदर रहते हैं, वो अपने हिसाब से वहाँ के कायदे कानून बनाते हैं, सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर भी। इसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जैसा कि हमने अपनी PSI और ऑप्शनल की डिस्कशन करी थी क्लासेस की, उसके अंदर इस चीज़ को अच्छे से समझा था जब हम डिस्कस कर रहे थे एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स के बारे में, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि बर्थ कैसे हुआ पॉलिटिक्स का, या फिर जिसको हम कहते हैं ये पॉलिटिकल साइंस का डोमेन जो है वो आया कैसे, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जो फेमस एंशियंट ग्रीक थिंकर्स रह चुके हैं, फिलोसफर्स रह चुके हैं, सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। तो हमने क्या समझा था वहाँ पर, और जो लोग आप में से नहीं जानते हैं PSIR ऑप्शन के बारे में या फिर इस पॉलिटिक्स की बर्थ या पॉलिटिकल साइंस की डिस्कशन के बारे में, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये पैसेज जो है कम्युनिटीज़ का जो एसोसिएशन है या उनका जो लिंक है अपने सामाजिक स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर उस सोशल ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इसका निर्माण कैसे हुआ, इतिहास के पन्नों में इसका क्या जिक्र है, और ये पुख्ता सबूत के साथ हम कैसे कह सकते हैं, इसके बारे में मैं आप सबको बता देता हूँ, ठीक है। चाहे भले ही आपका ऑप्शनल PSI हो या फिर इन सब चीज़ों के बारे में आपने सुन रखा हो चाहे ना सुन रखा हो, लेकिन आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो होता क्या है, शुरू से ही एक पर्टिकुलर जगह पर कुछ नंबर ऑफ लोग रहते हैं, डेफिनेटली रहते होंगे, ठीक है। उनकी बन जाती है एक पर्टिकुलर सोसाइटी, या फिर वो मिलकर रहते हैं एक कम्युनिटी के अंदर, जहाँ पर वो अपने बड़े सारे कस्टम्स, हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस को डेवलप करते रहते हैं धीरे धीरे, जनरेशन बाय जनरेशन, रीति रिवाज परंपराओं को। और उसके बाद उनके अंदर एक फीलिंग आती है जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजी के अंदर, फिलॉसफी के अंदर, वी फीलिंग। दिस वी फीलिंग डिनोट्स अ स्पेशल बॉन्ड, अ बॉन्ड ऑफ यूनिटी अमंग पीपल, जिसके लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं फीलिंग के लिए, इमोशंस के लिए, कोजाइवनेस, ठीक है। अगर किसी लोगों के बीच में, ग्रुप ऑफ लोगों के बीच में ये जो फीलिंग होती है वननेस की, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसको हम कोहेजन कहते हैं, या फिर आप उसको कोजाइवनेस की फीलिंग कह सकते हो। ये एक प्रकार का इमोशन होता है जो लोगों को एक दूसरे के ऊपर निर्भर बनाता है और अटैच करता है। इंसानी ज़िंदगी की ये वास्तविकता है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको फिलोसफिकल एंगल और साइकोलॉजिकल एंगल इस चीज़ का दे रहा हूँ, लेकिन इस डिस्कशन में इट इज़ टोटली वर्थ इट, ठीक है। ज़रूरी है ये चीज़ समझना आपके लिए। तो चलो ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह पर, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन पर लोग रह रहे थे और उन्होंने शुरू में अपनी एक सोसाइटी या फिर कम्युनिटी का निर्माण करा। अब इसके बाद क्या होता है, जिस जगह पर ये लोग रह रहे हैं वो एक पर्टिकुलर टेरिटरी है, फिर बीच में एक नदी आ जाएगी, ठीक है, फिर बीच में एक नदी आ जाएगी। उसके बाद आपको फिर से कुछ लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब इन लोगों का फिर से अपना खुद का कस्टम्स, हैबिट्स, प्रैक्टिसेस जो होंगी वो होंगी, ये भी एक पर्टिकुलर तरीके की सोसाइटी और कम्युनिटी का पार्ट होंगे, इनके खुद के रीति रिवाज और परंपराएं वगैरह होंगी। फिर से एक जोग्राफिकल बैरियर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ पहाड़ जो है वो अलग कर देते हैं इस ग्रुप को दूसरे ग्रुप से। फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ लोग रह रहे होंगे, उनके खुद के रीति रिवाज, परंपराएं, ठीक है, सोसाइटी और अपनी कम्युनिटी को चलाने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस होंगी। तो अगर हम इस पर्टिकुलर रिवर की बात करें या इन पर्टिकुलर हिल्स और माउंटेन्स की बात करें, ये एक जोग्राफिकल बैरियर है जो कि हमें यहाँ पर, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमें 3 प्रकार से जोग्राफिकल लोकेशंस दे रहे हैं। लोकेशन ए, ये चेंज हो गई एक जोग्राफिकल बैरियर के बाद।
और यहाँ पर आ गई लोकेशन बी। ये फिर चेंज हो गई एक जोग्राफिकल बैरियर के बाद, जब पहाड़ और हिल के बाद कुछ लोग हमें देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर हो गई लोकेशन सी। ठीक है, ऐसे करते करते आगे चलकर जब एक समाज और एक कम्युनिटी के परंपराएं, रीति रिवाज वगैरह और मैच्योर होते हैं, तो लोग फिर अपनी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को, चाहे फिर वो ए कम्युनिटी के लोग हों, बी सोसाइटी के लोग हों, या फिर सी कम्युनिटी के सोसाइटी के लोग हों, वो अपने आप को क्या करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू रेगुलेट देमसेल्व्स, दे वॉन्ट टू ब्रिंग डिसिप्लिन, और उसके लिए वो कुछ कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बनाते हैं। अब रूल्स एंड रेगुलेशन सब लोग मिलकर तो बना नहीं सकते हैं, तो वो कुछ ग्रुप ऑफ, ये जो लीडर हैं पूरे के पूरे, नॉट लीडर, ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं यहाँ पर सारे के सारे जो कि कम्युनिटी के साथ एसोसिएटेड है, वो फिर ये डिसाइड करते हैं आपस में कि हम कुछ गिने चुने लोगों को पावर दे देते हैं, दे विल मेक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन आवर बिहाफ। हमारे लिए वो, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए वो कुछ कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, और जब वो उन कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो बनाएंगे तो यहाँ से बर्थ होता है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस की फील्ड। यहाँ से बर्थ हुआ था पॉलिटिक्स का, और ये चीज़ दुनिया में सबसे पहले कहाँ हुई थी, ये हुई थी एंशिएंट ग्रीस में। फॉर्मल तरीके से एंशिएंट ग्रीस में हुई थी, उससे पहले भी हो सकती होगी, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते अगर वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ वगैरह होंगी, क्योंकि हमारे पास कुछ रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। जहाँ पर रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल है हम उसी चीज़ को सबसे पहला मानते हैं, और ये ज़माना था जो एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर्स एंड फिलोसफर जो थे फेमस, ठीक है, सोक्रेटिस, उनके जो स्टूडेंट थे प्लेटो, और प्लेटो का जो स्टूडेंट था एरिस्टोटल, इसके साथ। और इस चीज़ को डिटेल में मैंने काफ़ी डिटेल में आपको PSIR की क्लासेस के अंदर बता रखा है। खैर, हम यहाँ पर PSIR ऑप्शनल की कोई डिस्कशन करने नहीं बैठे, हम यहाँ पर इस पैराग्राफ को समझने के लिए बैठे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक पर्टिकुलर जगह का जो एनवायरनमेंट है, जो ज्योग्राफी है एक जगह की, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है एक पर्टिकुलर जगह के साथ एसोसिएटेड, वो कैसे लोगों के लिए सिर्फ जीवन व्यापन या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जरिया नहीं होता है, वो लोगों का एक सामाजिक स्तर पर जो उनकी रीति रिवाज परंपराएं जो होती हैं उसको डेवलप करने का काम करता है। एक ज्योग्राफिकल लोकेशन, एक पर्टिकुलर जगह का एनवायरनमेंट जहाँ पर लोग उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, रहते हैं, उनके एंसेस्टर्स की ज़मीन होती है वो, ठीक है। और उसी के साथ आगे चलकर जब वो एक सामाजिक तौर पर एक एनवायरनमेंट या एक ज्योग्राफिकल लोकेशन मैच्योर होती है, तो लोग पॉलिटिकली भी अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर पॉलिटिक्स, जिसके अंदर कुछ कायदे कानून और नियम बनाते हैं लोग अपने आप को और अपनी कम्युनिटीज़ को, अपनी सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद उसमें उनके आइडियाज शेप होते हैं, और आइडियाज़ जो शेप होते हैं उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये आइडियाज शेप होते हैं थ्रू फीलिंग ऑफ वननेस, जिसको हम कहते हैं वी फीलिंग। दिस गेट्स डेवलप्ड इनटू बॉन्ड विच इज ऑल्सो नोन एज एन इमोशन ऑफ कोजाइवनेस, आप उसको कह लो, या फिर कोइजन कह लो, ठीक है। दिस कोइजन एंड कोजाइवनेस आर नथिंग बट वी फीलिंग, कि हम आपस में एक हैं, एक दूसरे के लिए जिएंगे मरेंगे, और बाहर का कोई भी व्यक्ति हमारे समाज के ऊपर सामाजिक व्यवस्था को डगमगाने के लिए, उसको चरमराने के लिए कुछ भी प्रयास अगर करता है तो हम उसको पूरी मेहनत और मुशक्क़त के साथ रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे कर कर कम्युनिटीज़ डेवलप हुई दुनिया के अंदर, सोसाइटीज़ डेवलप हुई। लेकिन एक चीज़ जो इस पूरी एनालिसिस में जो आपको देखने को मिलती है वो है लोगों का एक पर्टिकुलर जगह से जुड़ा हुआ उनका लगाव, ठीक है, उनकी अटैचमेंट्स। तो ये सब लोग दुनिया में शुरू से करते हुए आए हैं, और जिस भी जगह पर वो रहते थे ऐसा करते करते धीरे धीरे वो जगह सोशली और पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज होती है। अब अगर हम बहुत पुराने समय के अंदर बात करें, वैसे भी ये जो चीज़ है जो मैंने आपको बताई, दिस वाज अ टाइम ऑफ BCE एरा, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो ये भी बहुत पुरानी बात ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। राइटर इसी की एक्सटेंशन में हम एक चीज़ बता रहे हैं जो आर्कियोलॉजिकल लैंडस्केप्स हैं, यानी कि बहुत पुराने ज़माने के अगर हम पहाड़ों को, नदियों को, नालों को, हिल्स को, माउंटेन्स को, प्लेन रीजन्स को, जंगलों को अगर हम ऐसे स्टडी करें, ठीक है, तो हमें ये पता लगता है कि इंसान ने एनवायरनमेंट को या तो नेचुरली यूज़ कर रखा है
या फिर इंसान ने उसके अंदर कुछ चेंजेस पैदा करे थे कि इन्वायरमेंट के अंदर एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन के अंदर हमें कुछ नेचुरल फीचर्स देखने को मिलते हैं, कुछ ह्यूमन मेड या मैन मेड फीचर्स देखने को मिलते हैं, और वही चीज़ें उनकी एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन करते हैं। और इनका एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह से जुड़े हुए लोगों का खाना पीना, रहन सहन, रीति रिवाज, परंपरा, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मैच्योर होते होते डेवलप होने लगता है। अगर हमें इन सब इंट्रैक्शंस को समझना है बिटवीन ह्यूमंस एंड देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, तो उसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, वरना वी कैन गो एंड फाइंड दीज थिंग्स इन रिटन रिकॉर्ड्स ऑल्सो। तो ये एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है प्री हिस्ट्री का, व्हेन राइटिंग वॉज नॉट डेवलप्ड। प्रोटो हिस्ट्री, जिसको मैंने आपको बताया था, ये वो फील्ड होती है कि एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन या एक पर्टिकुलर ज़माने के लोगों ने अपने कल्चर में, अपनी कम्युनिटी में कुछ लिखना शुरू करा था या नहीं करा था, लेकिन उनका जिक्र किसी और सिविलाइजेशन की राइटिंग्स में हमें देखने को मिलता है। और हिस्ट्री जब हमारे पास प्रॉपर तरीके से रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं, उसको हम हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। प्री हिस्ट्री यानी कि कुछ भी हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री यानी कि एक सिविलाइजेशन हो सकता है कुछ लिखता हो चाहे ना लिखता हो, लेकिन उसका जिक्र उस सिविलाइजेशन का, उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों का, वो किसी और सिविलाइजेशन की राइटिंग्स में हमें देखने को मिलता है। तो इन्वायरमेंटल आर्कियोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो कि हमें ये समझाने की कोशिश करती है, ये वाली फील्ड, इसका मकसद ही यही है इस डिसिप्लिन का, कि सोसाइटीज़ अपने आप को कैसे अडेप्ट करती हैं अलग अलग इन्वायरमेंट के अंदर। इसलिए मैं आपको ये इंडिया का मैप बनाकर, इंडिया का पिक्चर बनाकर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि लोग अलग अलग जगह पर जो रहते हैं, आपको देखने से ऐसा लगता होगा कि भैया यार क्या ही जीवन है यहाँ पर, ये भी कोई जीना है ना। कैसे ये हर साल फ्लड का शिकार हो जाते हैं, इनको बीमारियां लगती हैं, इनके घर तहस नहस हो जाते हैं, घर डूब जाते हैं, -डिग्री के टेम्परेचर वाले इलाकों में रह रहे हैं, दूर दूर तक कुछ भी इनके पास संसाधन और जो जीवन व्यापन के जो तौर तरीके हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, फिर भी यहाँ पर लोग मर कर रह रहे हैं। तो इतनी मेहनत मुशक्क़त से ये अपने आप को क्यों मारे डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फील्ड है इन्वायरमेंटल आर्कियोलॉजी, ये हमें ये भी समझाने की कोशिश करती है कि कौन कौन से इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लोगों के पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और इसमें हमें लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स करने वाले जो साइंटिस्ट हैं और आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनका जो सहयोग है वो डिकोड करने में मदद करता है हमें इन्वायरमेंटल या जोग्राफिकल कंडीशंस को और लोगों के रहन सहन को। अब बॉटनी आप जानते हो, बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। और यहाँ पर इसके साथ अगर एक वर्ड अटैच हो जाता है पेलियो बॉटनी, तो इसका मतलब है स्टडी ऑफ द प्लांट्स विच आर अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी फार ईयर्स बैक, ठीक है। बहुत पुराने ज़माने के अंदर या पुराने समय के अंदर जो हमें प्लांट्स की स्टडी देखने को मिलती है, या फिर प्लांट्स के बारे में जो हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं कि लोग क्या खाते थे, किस प्रकार का क्रॉप जो है वो कंज्यूम करते थे, चाहे वो बर्न्ड ग्रेन्स थे, जिसको हम एक नाम देते हैं हिस्ट्री के अंदर, जैसा कि हमने 6th क्लास के अंदर सुना हुआ है, चार्ड ग्रेन्स, ठीक है। चार्ड ग्रेन्स आर बेसिकली बर्न्ड ग्रेन्स, जले हुए, ठीक है, जो कि लोग हैं वो अपने घरों में मटके और इन सब में स्टोर करके रखते थे। इवन ग्रेवयार्ड्स में वो इनको गाड़ते थे बिकॉज दे बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ, कि लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है। तो ये जो पेलियो बोटेनिकल स्टडीज़ हैं, इसके अंदर हमें एनालिसिस देखने को मिलता है पोलन का, कि अलग अलग जो छोटे छोटे जो बीज होते हैं या कोई क्रॉप्स हैं, कोई फसल हैं, ठीक है, इंसान क्या क्या उनको कंज्यूम करा करते होंगे, माइन्यूट प्लांट रिमेन्स हैं, ठीक है, बीजें हैं, चारकोल है, सेडिमेंट्स हैं, और जियोलॉजिकल जो स्ट्रेटा है, यानी कि पूरी की पूरी जगह की जो जोग्राफिकल जियोलॉजिकल जो लेयर है, जैसे हम कहते हैं ना क्रस्ट मेंटल कोर, तो क्रस्ट के अंदर भी जो इस धरती पर आप खड़े रहते हैं उसके नीचे भी बड़ी सारी लेयरिंग होती है, ठीक है, जिसको हमने एक नाम दिया था इसी चैप्टर के अंदर जब इनिशियली हमने डिस्कशन करी थी इनिशियल पेजेस के अंदर, जियोलॉजिकल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। अब रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं एनवायरनमेंट के अंदर, और जैसे जैसे हमारा विज्ञान का क्षेत्र आगे बढ़ा तो हमें ये चीज़ समझ में आई। पहले आप इस लाइन को देखो, बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं, वहाँ पर रेगुलर एक्सकेवेशन करना, खुदाई वगैरह करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि दीज आर हेविली बिल्डअप इलाके, पहाड़ी इलाके हो सकते हैं, काफ़ी वॉलेटाइल हो सकते हैं, सेंसिटिव हो सकते हैं, वहाँ पर लैंडस्लाइड्स आ सकती हैं। तो ऐसे एरियाज़ को हम लोग कहते हैं
नॉन इन्वेसिव एरियाज़, और वहाँ पर हमें टेक्निक भी फिर नॉन इन्वेसिव टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। वहाँ पर हम खुदाई वगैरह करके ड्रिल मशीन लेकर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ करना भी है तो हर जगह को वो खोद नहीं सकते हैं कि पूरा हिंदुस्तान या पूरा दुनिया खोद डाली, दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट हैं। इसके लिए रिसेंटली जैसे जैसे विज्ञान का क्षेत्र आगे बढ़ा तो हम लोग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो होती हैं या फिर GIS जोग्राफिकल इंडिकेशन सिस्टम वाले जो टूल्स होते हैं, इसको बहुत ज़्यादा जो हैं आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट जो हैं वो यूज़ करने लगे हैं ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाएँ उन चेंजेस को कि फिजिकल लैंडस्केप के अंदर पुराने ज़माने से लेकर अभी तक क्या क्या चेंजेस देखने को मिले जब इंसान उस ज़माने के अंदर रहते थे और आज के ज़माने के अंदर। और अगर किसी आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है कि इस जगह पर गोल्ड हो सकता है या फिर बहुत सारे राज हमें पता लग सकते हैं किसी कल्चर या सिविलाइजेशन से जुड़े हुए, किसी एक ज़माने से जुड़े हुए, तो वो इनका यूज़ आज के समय में ज़्यादा करते हैं, स्पेशली उन एरियाज में जो कि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हैं। तो हमें क्या क्या पता लग सकता है इनसे, पुराने ज़माने के अंदर जो नदियाँ नाले हैं वो कहाँ कहाँ से बहते थे, ठीक है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स बने हुए थे ज़मीन के अंदर जिसके ऊपर लेयर बाय लेयर मिट्टी बाय मिट्टी ढकती चली गई और फिर वो दब गए ज़मीन के अंदर, ठीक है। हमें बड़ी सारी जो सड़कें हैं और जो मोड्स हैं, मोड्स का मतलब बेसिकली दोस्तों होता है, वैसे तो खाई होता है इसका मतलब, हिंदी में हम इसको कहते हैं खाई, और एक लॉन्ग वाइड चैनल होता है, हो सकता है वो पानी से भरा हो या फिर ना भी भरा हो, हिंदी में इसको खाई कहते हैं हम लोग। जैसे हम कहते हैं ना एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो ये वही खाई है, ठीक है। अब हमें सैटेलाइट्स की मदद से बिल्कुल ज़मीन के अंदर बिना खोदे हुए इमेजेस हमारे सामने मिल जाती हैं हमें, और डैट टू विद हाई रेजोल्यूशन। तो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स एंड कैमरास जो लगाए जाते हैं बड़ी सारी सैटेलाइट्स पर, जैसे लैंडसेट सैटेलाइट, IRS एंड स्पॉट सैटेलाइट। लैंडसेट के बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसी चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसको लैंडसेट का मतलब है लैंड सैटेलाइट, ठीक है। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और मैंने आपको बताया था ये अमेरिकन सैटेलाइट है। इट वॉज अ जॉइंट कोलेबोरेशन ऑफ, बहुत साल पहले ये 1972 के अंदर लॉन्च हुई थी, एंड इट वॉज अ जॉइंट कोलेबोरेशन ऑफ नासा, ठीक है, एंड USGS। अब ये USGS क्या है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है। और लैंडसेट जो है इसके अंदर ना डेवलपमेंट होती रहती है। जैसे जब साल 1972 था तो जो दुनिया के अंदर USA और यूनाइटेड स्टेट्स जोग्राफिकल सर्वे जो सैटेलाइट यूज़ कर रहे थे उस ज़माने के अंदर, इट वाज लैंडसेट 1, और 2021 में हम लोग पहुंच गए हैं टिल लैंडसेट 8 एंड 9। तो ये कॉन्टीन्यूसली एक कोलैबोरेशन कह लो आप इसको, नासा का और USGS का कोलैबोरेशन ही है वैसे ये। लॉन्गेस्ट रनिंग अर्थ इमेजरी एक कोलैबोरेशन है ये, 1972 से लगातार चल रहा है ये विदाउट एनी ब्रेक, ओके। अगर हम बात करें दोस्तों IRS के बारे में, तो व्हाट इज दिस IRS? IRS इज इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। अब सैटेलाइट्स क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, प्लूरल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि IRS बड़ी सारी प्रकार की होती है और यहाँ पर भी हम लोग इसको मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हैं फॉर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर, वाटर, फॉरेस्ट, अर्बन डेवलपमेंट, मिनरल एक्सप्लोरेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इन सबको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये जो स्पॉट है, स्पॉट सैटेलाइट, ये एक लैंडसेट हो गई USA की, IRS हो गई इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इंडिया की, और ये जो स्पॉट है, मैं बस थोड़ी थोड़ी झलक आपको इन सब की बता रहा हूँ। ये आई नो आप हिस्ट्री पढ़ने आए हो मुझसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, हमें रट्टू तोता नहीं पता है, एक बार के लिए आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए अगर वो स्क्रीन पर या फिर हमारे बुक में हमारे सामने अवेलेबल है। आंखों के नीचे से कोई भी चीज़ कैजुअली नहीं जानी चाहिए। जो स्पॉट है ना वो फ्रांस वालों की सैटेलाइट है, इट इज़ अ फ्रेंच सैटेलाइट, ठीक है। इसको हम वैसे कहते हैं, अगर आप इसको इंग्लिश में बोलोगे तो इसको हम वैसे कहते हैं, जस्ट अ मिनट, स्पेलिंग अलग लगती है मैंने इसकी, इसको हम कहते हैं सैटेलाइट फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्थ, ये इंग्लिश के अंदर नाम है। लेकिन अगर आप इसके एब्रीविएशन देखोगे SOE होना चाहिए, तो फिर ये स्पॉट पे लिखा हुआ है
क्योंकि फ्रेंच वर्ड में बेसिकली इसके एब्रीविएशंस निकाले गए हैं। वैसे इसको हम कहते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर हम इसको कहते हैं सैटेलाइटे पोर आई ऑब्जर्वेशन डी ला टेरे, इसलिए SPOT यहां से आया स्पॉट ये, ठीक है। ये आपको कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, ना ही आपको ये याद रखना है, वो बस मैंने इसको पढ़ा था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप ये जान गए होंगे कि ये सारी सैटेलाइट्स काम आती है। सबके काम वैसे सेम है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि सबके काम अलग अलग हैं, कुछ ज़्यादा अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ कम अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन काम सारे उसी दिशा में कर रहे हैं कि ज़मीन के अंदर जो खुदी हुई चीज़ें हैं, बिना ज़मीन को खोदे हमें वो चीज़ें मिल जाएं, बिना ज़मीन को कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना, ठीक है। कि ये नहीं कि पहाड़ पर अगर हमें कोई अवशेष मिल सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा लगता है तो वो परमिशन ले लें भारत सरकार से या जिस भी कंट्री के आर्कियोलॉजिस्ट से, और पहाड़ों को खोदना स्टार्ट कर दो, उसके बाद लैंडस्लाइड शुरू हो गई, तबाही मच गई, लोग मर गए, जान माल की हानि हो गई। ऐसा हर जगह परमिशन थोड़ी ना हो सकती कि पूरी दुनिया खोद डालो। ऐसे तो फिर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को पाने के लिए थोड़ी ना कि पूरी दुनिया ही खोद डालेंगे हम, ठीक है। तो ये आपको राइटर बेसिकली यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स जो है वो नॉन इन्वेसिव इलाकों के अंदर इस्तेमाल करी जाती है, जो कि काफ़ी वॉलेटाइल रीजन्स होते हैं, काफ़ी हेविली बिल्डअप रीजन्स होते हैं, जहाँ पर रेगुलर एक्सकवेशंस पॉसिबल नहीं होती है। तो ऐसी जगह पर जो जियो स्पेशल टेक्निक्स जो हैं वो बहुत हेल्प कर सकती हैं उस रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो किस तरीके से होती हैं। वो एक जोग्राफिकल लैंडस्केप के अंदर रहते हैं, तो वो कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी इन्वायरमेंट के साथ अपने इंटरेक्ट करते हुए आए हैं, और इसकी इम्प्लीकेशन जो है आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमें अगर कोई कंजर्वेशन प्लान्स जो बनाने, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, ये सारी सैटेलाइट जो हैं ये एक चीज़ में बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। और स्पेशली अगर इन सैटेलाइट्स की वजह से अगर हमें एक जगह का एरियल व्यू मिल जाता है, लाइक ईगल व्यू, कि चील दूर से जैसे आसमान पर होते हुए पूरी दुनिया को ऑब्जर्व कर रही होती है, तो इन सैटेलाइट्स की वजह से अगर हमें एक एरियल मैपिंग, एक एरियल व्यू मिल जाता है, तो हम बड़ी सारी सिटीज़ या टाउन्स की प्लानिंग कर सकते हैं, कंजर्वेशन प्लान्स अपने बना सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। इस वाले पैराग्राफ में सिर्फ उपेंद्र सिंह मैम अपनी तारीफ़ कर रही हैं, एक तरीके से वो कह रही हैं कि मेरी बुक को पढ़ा करो। ये फालतू की बातें हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्योंकि आर्कियोलॉजिकल डेटा का वॉल्यूम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, स्पेशली विद रिगार्ड टू प्राचीन भारत का इतिहास, तो हमें ज़्यादातर रिलाई करना चाहिए आर्कियोलॉजिकल पब्लिकेशंस पर, ताकि हम नई नई डिस्कवरीज़ को फाइंड कर सकें। तो वो इस पैराग्राफ में ये बता रही हैं कि बच्चों मेरी सेकेंड एडिशन को परचेज़ करो और उसको पढ़ो, ठीक है। एंट्रो IAS एंड PCS को ज्वाइन करो। तो ये हमारा टॉपिक दोस्तों ख़त्म हो गया पूरी तरीके से। अगले लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे इंटरप्रेटिंग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को, ठीक है। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।